ठीक है भाई। और आज हम लोग पढ़ेंगे फोटो रिस्पिरेशन। ध्यान करो, कल हमने क्या कहा था कि जो प्लांट थे उनकी लीफ की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट बताए थे। क्लोरोप्लास्ट जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, फ्लूइड मैट्रिक्स पार्ट को स्ट्रोमल पार्ट कहा था, और जो ग्रेना वाला पार्ट था या स्ट्रोमा लैमेली पार्ट था, उनको सबको मिला के मेम्ब्रेनस पार्ट कहा था। और ये कहा था कि चलो यही है मान लो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता था। थोड़ी सी समरी की जरूरत है, उसी से समझा पाएंगे। तो कल ये कहा था कि इसी दलदल में अर्थात स्ट्रोमा में एक 5 कार्बन वाली शुगर घुली हुई अवस्था में पाई जाती थी, नाम था रिबुलोज 5 फास्फेट। ध्यान करो, जब एटीपी दिया था तो ये रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट में बदल गई थी। CO2 एक्सेप्ट करने के बाद ये किसी और चीज़ में बदल गई थी, नाम था 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड। फिर उसको हम लोगों ने बदल दिया था 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में, और 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल को ऐसे ही रखा रहने दिया, तो दूसरे को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में बदल लिया था। दोनों मिल गए थे, तब जाके कहीं 6 कार्बन वाली शुगर बन गई थी। और जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल थे उनको हमने दोबारा इसी में बदल दिया था। इस तरह से ये जो फेज बताई थी, हमने कहा था इसी को CO2 फिक्सेशन फेज, CO2 एसिमिलेशन फेज, CO2 रिडक्शन फेज, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर हमने इसको कहा था डार्क रिएक्शन। और जिस वैज्ञानिक ने खोजा था उसके आधार पर केल्विन विल्सन साइकिल। CO2 एक्सेप्ट करने के बाद फर्स्ट प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला था, इसलिए इसको C3 साइकिल भी कहा था ना। अच्छा, और इसी सेल में जब हमने ये बनाया था तो कहा था कि एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी, 12 NADP2H चाहिए थे, और साथ ही साथ हमको चाहिए थे क्या, 18 ATP भी चाहिए थे। ये सब बता चुके थे। तो ये कल कह रहे थे कि CO2 तो डायरेक्ट बाहर से आ गई लीफ के स्टोमेटा से, मगर इनके लिए हमको जाना पड़ता था कहीं और, जिसका नाम बताया था लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन यहां तमाम सारी मेम्ब्रेन बनाई थी, अर्थात थैलेकॉइड्स का पूरा ढेर बनाया था। स्टॉक ऑफ थैलेकॉइड को हम लोग ग्रेना कहते थे। एक बड़ा बना के दिखा लिया था। अब उतना डिटेल नहीं बताएंगे आज, थोड़ा सा मदद चाहिए इसकी। ध्यान करो, इसी में हमने क्या कहा था, यहाँ कहीं छोटा भाई और उसके साथी अर्थात लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड होता था। हालांकि हम अंदर साइड बनाते हैं, लेकिन ये स्वयं लिपिड वाले पोर्शन में एम्बेडेड रहते हैं, धसे रहते हैं। यहाँ बड़ा भाई और उसके साथी अर्थात लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बताया था। फिर जब इसके ऊपर लाइट गिरी थी, सारी लाइट जो है एनर्जी रिएक्शन सेंटर को दे दी थी। रिएक्शन सेंटर से 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किए थे, उसी ने 2 हाइड्रोजन को अंदर की तरफ पंप कर दिया था। ये भी कहा था कि डायरेक्ट नहीं किए जाते, थ्रू कॉम्प्लेक्स किए जाते। फिर यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F के पास गए थे, वहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास गए थे। प्लास्टोसाइनिन रिएक्शन सेंटर फर्स्ट को दे दिए थे। यहाँ से हमने कहा था आयरन सल्फर प्रोटीन फेरिडॉक्सिन के पास गए थे। यहाँ से यही 2 इलेक्ट्रॉन NADP2H रिडक्टेज के पास गए थे, उसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन NADP को दे दिए थे, जिससे हमने कहा था महसूस करो ये NADP माइनस माइनस हो गया था, और यहाँ पर खूब सारे प्रोटॉन पड़े रहते हैं, इनके साथ ये रिएक्शन कर लिया था, बन गया था NADP2H बन गया था इसे। चूँकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए थे, इसने दैया तौबा मचा दिया था, तो यहाँ इसने इसकी दादी ने कुर्बानी दी थी, और हमने कहा था दादी का नाम था H2O हाइड्रो देवी, जिससे हाफ O2 अलग हो गई थी और प्रोटॉन अलग हो गए थे। जो भी इन प्रोटॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले गए वो मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन की मदद से यहाँ पहुँचा दिए गए थे। चूँकि थैलेकॉइड के अंदर बहुत सारे हो गए थे प्रोटॉन कंसंट्रेशन, वो निकल के बाहर भागेंगे। इसी मेम्ब्रेन में कोई प्रोटीन कॉम्प्लेक्स धसा रहता है। इस पार्ट का नाम तो F0 था और इस पार्ट का नाम था F1।
पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम ऑक्सीसोम बताया था। तो यहाँ से प्रोटॉन निकल के बाहर आते हैं, जिसकी वजह से ये वन पार्टिकल अर्थात ऑक्सीसोम का हेड एक्टिवेट हो जाता था। ये एक एंजाइम का काम करता था, नाम था एटीपी सिंथेटेज। नतीजा यहाँ एडीपी और फॉस्फेट के बीच बॉन्ड बन जाता था एटीपी। कल समझाया था इस तरह से 12 NADP2H और 12 ATP यहाँ से बना लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वापस कभी इसके पास नहीं आए थे, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम लोग क्या कहते थे, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। चूँकि ATP बनना फास्फोराइलेशन है, इसलिए पूरा नाम था नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। लेकिन हमको तो 18 ATP चाहिए थे, तो बचे हुए 6 ATP हम यहाँ से ले आते थे। ये क्या बना रहे हैं, स्ट्रोमा लैमेली। यहाँ हमने कहा था स्ट्रोमा लैमेली में कौन सा पिगमेंट सिस्टम नहीं होता था, सेकंड नहीं होता था, फर्स्ट तो होता था ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले थे, फिर वही कहानी करते करते प्लास्टोक्विनोन के पास आए, उसने दोनों प्रोटॉन अंदर पंप किए, और हमने फिर तुमसे कहा था कहानी, ये फिर इलेक्ट्रॉन वही यहाँ से आगे रिपीट कर दो, किसी दूसरे के पास गए, प्लास्टोसाइनिन के पास गए, यहाँ से फिर वापस आ गए। यहाँ पर भी ऑक्सीसोम होता था, वहाँ से भी ऐसे ही प्रोटॉन बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पर भी एटीपी बन जाता था। एडीपी और फॉस्फेट मिलकर ना, तो हमने तुमसे कहा यहाँ पर जो एटीपी बनता था ये साइक्लिक प्रोसेस द्वारा बनता था, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन द्वारा बनता था, जिससे यहाँ पर पिगमेंट सिस्टम सेकंड ना होने की वजह से फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता था, मतलब इसलिए ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होती थी। खैर, कुल मिला के ऐसे भोजन बन जाता था। लेकिन बात यह है कि ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं, चलो अच्छा एक बना के देख ली, मान लो कोई प्लांट है, ये उसकी लीफ है, काट के दिखाएं अगर, तो हमने तुमसे ये कहा था कि मान लो ये है अपर एपिडर्मिस, नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस, और हमने कहा था कि ज़्यादातर डाइकॉट लीफ जो होती हैं वो हाइपोस्टोमेटिक होती हैं। स्टोमेटा ऐसा नहीं ऊपर हो नहीं सकते, लेकिन नीचे की तरफ ज़्यादा होते हैं। ये भी अलग बात है कि कोई भी एरियल पार्ट हो, भगवान उसके ऊपर मोमबत्ती रगड़ देते हैं, अर्थात वैक्सिंग कर देते हैं, और इस वैक्सी लेयर को हम लोग क्यूटिकल कहा करते हैं। यहाँ तक कि कोई नई बात नहीं। फिर हमने तुमसे ये कहा था डाइकॉट लीफ ऐसे रहती हैं, जरा सा प्रेशर पड़ जाए बेंड कर जाएगी। ये बेंड न कर जाए इसलिए भगवान ने खंबे लगा दिए, अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ऐसे पिलर लाइक सेल्स बनाई थी, और इस पिलर लाइक सेल के मांस को पेलिसेड टिश्यू कहते थे। क्या कहते थे, पेलिसेड टिश्यू, ऐसे बताया था। ठीक, फिर ये भी कहा था तुमसे कि बीच में ऐसे ही रुई जैसा मांस भरा रहता है, इसको कहते थे स्पंजी टिश्यू। हालांकि अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच जो कुछ होता है, अर्थात पेलिसेड टिश्यू हो चाहे स्पंजी टिश्यू, दोनों को मिला के मध्य का भाग कहते हैं, मेसोफिल कहते हैं। पत्ती में जहाँ पर ये मिडरिब होती है, ये क्या है, जाइलम फ्लोएम का मांस है, चलो बना लेते हैं। तो ये ऊपर की तरफ हमने बना लिया जाइलम, और नीचे की तरफ मान लो फ्लोएम बनाने वाली सेल बना दी। जाइलम फ्लोएम के पास कहीं धूल मिट्टी बैक्टीरिया ना पहुंच जाए, इसलिए भगवान सुरक्षा कवच बना देते हैं, बंडल शीथ बना देते हैं। जब प्लांट एनाटॉमी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि बंडल शीथ चाहे मोनोकॉट प्लांट की हो चाहे डाइकॉट प्लांट की हो, ये पैरेनकाइमेटा सेल्स की ही बनी होती है। ठीक है ना। अलग बात है कि डाइकॉट में इस बंडल शीथ से लेकर लोअर एपिडर्मिस तक, या बंडल शीथ से लेकर अपर एपिडर्मिस तक कोलेनकाइमेटस पैच पाया जाता है, मोनोकॉट में स्क्लेनकाइमेटस पाया जाता है, इतना अंतर होता है। खैर, तो हम ये कह रहे थे कि जो ज़्यादातर पौधे होते हैं उनकी पेलिसेड टिश्यू की सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मीजोफिल सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और बंडल शीथ में भी होते हैं। यानी कि प्रत्येक सेल अपना फोटोसिंथेसिस कर लेती है। प्रत्येक सेल में इस तरह से लाइट रिएक्शन भी चलती रहती है और डार्क रिएक्शन भी चलती रहती है। ठीक, समस्या ये है, देखो ऐसे तो यहाँ प्रत्येक स्टेप में कोई न कोई एंजाइम इस्तेमाल होता होगा, सारे एंजाइम याद करना कठिन है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ CO2 वास्तव में फिक्सेशन होता है, यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसका नाम होता है रिब्यूबिस्को। पूरा नाम बताओ, रिब्यूलोज 1,5 बाईफॉस्फेट, चाहे बाईफॉस्फेट कहो चाहे डाईफॉस्फेट कहो, रिब्यूलोज 1,5 डाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज,
नाम बड़ा सुंदर है। ये बताता है कि इस शुगर का हम कार्बोक्सिलेशन भी करा सकते हैं, मतलब उससे CO2 भी जोड़ सकते हैं और ऑक्सीजनेशन भी करा सकते हैं। ठीक, होता क्या कि जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है उतनी ज़्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस्केप करेंगे, जितने ज़्यादा इसके इलेक्ट्रॉन इस्केप करेंगे उतनी ज़्यादा ये दैया तौबा मचा देगा, उतनी बार हड्डियाँ तोड़नी पड़ेंगी दादी की, उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। ये जो एंजाइम है इसको दोनों बच्चों से प्यार है, कार्बन डाइऑक्साइड नाम के बच्चे से भी प्यार है, ऑक्सीजन नाम के बच्चे से भी प्यार है। तो जैसे जैसे यहाँ ऑक्सीजन बनती है, सोचो क्लोरोप्लास्ट तो एक ही है, तो ये ऑक्सीजन निकल के ऐसे यहाँ आने लगती है। चलो इसको थोड़ा डायग्राम से दिखा दें। ऐसे सोचो कि ये है कोई शुगर जिसका नाम है मान लो रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, ठीक। और ये शुगर यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ती है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल होता है, बना ही ले ये भाई पता है ना, एंजाइम लॉक एंड की मॉडल के अनुसार काम करते हैं। ये मान लो एंजाइम है, तो इसमें 2 बाइंडिंग साइट है। यहाँ पर तो ये शुगर बाइंड करती है, मगर दूसरी जो बाइंडिंग साइट है इससे यूजुअली CO2 बाइंड करती है, लेकिन कर सकती है ऑक्सीजन भी बाइंड कर सकती है, O2 बाइंड करती है। यूजुअली कहने का मतलब ये है कि इस रिबोस्को नाम की प्रोटीन को या रिबोस्को नाम के एंजाइम का ज़्यादा लगाव होता है CO2 से, अर्थात ज़्यादा एफिनिटी होती है CO2 से। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन भी यहाँ पर बाइंड कर सकती है, तो फिर कौन आज बैठेगा? ये डिपेंड करता है। जैसे मुख्यमंत्री की 1 सीट है मान लो तुम्हारे स्टेट में, और 2 प्रत्याशी खड़े हैं, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठेगा? वोट डाल के देख लो, जिसका बहुमत होगा वो बैठेगा। तो वैसे ही होता है, अगर इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर या तो कह दो कि CO2 की मात्रा घट जाए, या कह दो कंपटीटर की मात्रा बढ़ जाए, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाए, तो इस बाइंडिंग साइट के लिए जंग होगी और वही जीतेगा जिसका बहुमत ज़्यादा होगा। एक प्रकार का कॉम्पिटिटिव इन्वेशन होता है, यहाँ कंपटीशन होता है। तो जैसे जैसे इस क्लोरोप्लास्ट पर किसी भी सेल पे, चाहे पैलिसेड टिश्यू की सेल हो, मेसोफिल सेल हो, बंडल सेल हो, जैसे जैसे यहाँ लाइट की मात्रा बढ़ती है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है, वैसे वैसे इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, उस बाइंडिंग साइट के लिए दोनों में कंपटीशन होने लगता है। मान लो कहीं जीत गई ऑक्सीजन और वो यहाँ आके बैठ गई, तो क्या होगा? जब CO2 बैठती थी, यहाँ पे तो शुगर बैठेगी, जब CO2 बैठती थी तो 5 कार्बन इसके पास, 1 CO2 के रूप में आ जाता था, टोटल 6 कार्बन हो जाते थे, जिससे हम 3-3 कार्बन के 2 टुकड़े कर लेते थे। देखना, एक बन जाता था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और एक और बन जाता था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि इसके 2 मॉलिक्यूल बनते थे। लेकिन चूंकि अगर ऑक्सीजन जुड़ने लगी तो 5 कार्बन इसके पास तो हैं, यहाँ तो कार्बन है ही नहीं, टोटल हमारा प्रोडक्ट 5 कार्बन का ही बन सकता है। तो यहाँ एक मॉलिक्यूल तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का बनता है, दूसरा किसी और चीज़ का बनता है। इसी साल नीति में आया था, वो 2 कार्बन कंपाउंड का बनने लगता है। जैसे तुमने ये फार्मूला सुना हो, CH2COOH, CH2, छोड़ो हमें केमिस्ट्री नहीं आती, तो हम तुम्हें बताएंगे। तुमने अगर ग्लाइकोलिक एसिड का फार्मूला सुनो, वो यहाँ बनने लग जाएगा। वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए यहाँ इधर जगह ज़्यादा इधर लिख दें, तो इसलिए एक मॉलिक्यूल तो बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, अर्थात मेन प्रोडक्ट का। दूसरा मॉलिक्यूल बन जाता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट का, ग्लाइकोलिक एसिड लिख दो, चाहे ग्लाइकोलेट लिख दो भाई, चाहे एसिटिक एसिड लिख दें या हाइड्रोजन हटा दें तो एसीटेट कह दो, बातें की होती, ये बनने लगता है।
सोचो जब 2 मॉलिक्यूल बनते तब तो हम 6 कार्बन वाली शुगर मुश्किल से बना पाते थे, यहाँ एक ही मॉलिक्यूल बना। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस में जो पैदावार होती है, भोजन बनता है, वो आज कम बनेगा कि ज़्यादा बनेगा? आज ये वाले कार्बन बर्बाद हो गए ना, फोटोसिंथेटिक एल्ड घट जाती है, पैदावार घट जाती है। ये सारा काम हो रहा है यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर। थोड़ा सा बिगाड़ लें, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा हो रहा था, ठीक। अब क्या होता है, ये जो 2-फास्फो ग्लाइकोलेट बना, इसमें से फास्फेट चलो अच्छा बाहर हटा दो, पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फास्फेट, तो ये ग्लाइकोलिक एसिड में बदल जाएगा, ग्लाइकोलेट में बदल जाता है। और ये ग्लाइकोलेट किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेल में भेज दिया जाता है। एक सेल के पास तो तमाम सेल ऑर्गेनेल होते हैं, ये भेज दिया जाता है पराक्सीसोम में। किस में भेज दिया जाता है? पराक्सीसोम में। और ये ग्लाइकोलेट जब अंदर आ गया, अब बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक, तो ये ग्लाइकोलेट किसी और चीज़ में चेंज हो जाता है, ग्लाइऑक्सिलेट में चेंज हो जाता है। सारे स्टेप पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए लिख नहीं रहे, कॉन्सेप्ट समझो। ग्लाइऑक्सिलेट जो होता है ये बदल जाएगा किस में? ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन का नाम सुना होगा, एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है। और ये ग्लाइसिन फिर किसी तीसरे सेल ऑर्गेनेल में भेज दिया जाता है, और उस तीसरे सेल ऑर्गेनेल का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जब ये ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में आता है तो यहां से अमोनिया बाहर निकल जाती है, NH3, साथ ही साथ यहां से CO2 बाहर निकल जाती है, और जो कुछ बनता है उसको रिड्यूस कर देते हैं, तो कोई दूसरा अमीनो एसिड बन जाता है सेरीन। हाइड्रोजन देखिए रिड्यूस कर दिया, क्यों इतनी लंबी कहानी लिखें, ठीक है ना, ऐसे। और सेरीन फिर वापस आ जाता है यहाँ, फिर किसी चीज़ में बदल लिया जाता है, वो चीज़ फिर किसी चीज़ में बदल ली जाती है, वो चीज़ फिर किसी चीज़ में बदल ली जाता है। इसलिए नहीं लिख रहे, खाम तुम्हें कठिन लगेगा, तो बदल जाता है मान लो, और फिर इसको वापस इसी में बदल देते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, हमारे अंदर ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन खर्च करते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं? रिस्पिरेशन। तो यहाँ पर भी ये रिस्पिरेशन है, लेकिन इस रिस्पिरेशन की मुख्य वजह थी लाइट इंटेंसिटी, इसलिए इसको कहते हैं फोटो रिस्पिरेशन। अच्छा सोच बताओ, ये अच्छा प्रोसेस है, खराब प्रोसेस है? ये वेस्टफुल प्रोसेस है, इसलिए कि एक तो जो हमारे कुछ कार्बन है वो गैस के रूप में वापस हवा में उड़ जा रहे हैं। जब मेरे पास गेहूं कम होगा तो आटा भी कम बनेगा, इनकी कार्बन का सोर्स कम होगा तो फूड भी कम बनेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक स्टेप होता है जिसमें और उल्टे ATP खर्च होते हैं, तो ATP की भी बर्बादी और CO2 की भी बर्बादी, इसलिए ये वेस्टफुल प्रोसेस कहलाता है। पता, अब तो बंद हो गया, वरना 2 साल पहले जिपमर में इसका दूसरा नाम पूछा गया था कि इसका दूसरा नाम क्या है। अपने मॉड्यूल में देखा, स्पष्ट लिखा है, बारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। तो ये है फोटो रिस्पिरेशन, एक वेस्टफुल प्रोसेस, व्यर्थ का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। क्या करें? अच्छा, तो तुम सोच के हमें बताओ। ये कहा था कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इस वेस्टफुल प्रोसेस का चांस बढ़ेगा, फोटो रिस्पिरेशन का चांस बढ़ेगा। करें तो करें क्या? तुम सोच के देखो, तुमने अगर कभी ग्लोब देखा हो, कहते हैं भूगोल, तुम भी जानते हो भूगोल नहीं होती, थोड़ी इलिप्टिकल होती है। भू माने धरा, पृथ्वी, गोल माने गोल, और ऊपर मान लो ठहरा नॉर्थ पोल, नीचे पर ठहरा साउथ पोल, बीच में रेखा भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर होती है। इसी ग्लोब के 27 डिग्री ऊपर से अगर जाए या नीचे को जाए, यहाँ से लाइन खींची जाए, तो ये जो रीजन होता है ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। और यहाँ पर सूर्य की प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है, इसलिए कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन में हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल होता है। तो मेरा मतलब ये है कि जो यहाँ पौधे उगे हैं उनके साथ तो अक्सर ये समस्या आ जाती होगी। भाई अपने यहाँ जो पौधे हैं, हम लोग टेम्परेट रीजन में आते हैं, तो यहाँ तो चलो सुबह मान लो 6 बजे
लाइट कम है। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे धीरे धीरे लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही। हो सकता है 2 बजे के आसपास बहुत लाइट हो तो फोटो रेस्पिरेशन होना शुरू होता हो। लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन के पौधे होते हैं, यहाँ तो सुबह होते ही बड़े भयानक धूप पड़ने लगती होगी, तुरंत इनमें फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाता होगा। और फोटो रेस्पिरेशन अगर शुरू हो जाए तो भोजन कम बन पाएगा, पैदावार घट जाएगी, पौधा तो मर जाएगा बेचारा भूख के मारे। तो क्या करें? तो हम तुमसे बताते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इन पौधों को, ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट्स को अक्सर लाइट इंटेंसिटी का, हाई लाइट इंटेंसिटी का सामना करना पड़ता था। तो ये सोचे मेरा गुजारा ऐसे नहीं चलना है, हमको जरूर कोई जुगाड़ बनानी पड़ेगी। इन्होंने सोचा कि अगर कहीं ऐसा हो जाए, ये डार्क रिएक्शन अलग हो, लाइट रिएक्शन अलग हो, इनके बीच में अगर दीवार खड़ी कर दी जाए, ये जिससे अगर लाइट ऑक्सीजन बनती भी है तो वो ऑक्सीजन यहीं से बाहर निकल जाए फुर्र से, इस एंजाइम के पास पहुंचे ही ना। और जब इस एंजाइम के पास पहुंचेगी नहीं तो O2 और CO2 में कंपटीशन नहीं होगा, नतीजा लगातार इधर डार्क रिएक्शन चलती रहेगी, है कि नहीं, और यहाँ लाइट रिएक्शन चलती रहेगी, कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। तो उन्होंने यही सोचा कि दोनों काम अलग अलग कमरे में कराए जाए। इसलिए इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा बिगाड़ लें कि पूरी इन्होंने बहुत सारे एडाप्टेशन कर लिए, बहुत सारे अनुकूलन कर लिए। क्या अनुकूलन किया देखो जरा। इन्होंने पूरी अपनी जो लीफ थी उसकी एनाटॉमी में परिवर्तन कर लिया, आंतरिक संरचना में परिवर्तन कर लिया। क्या परिवर्तन किया? ये भाई पूछा जाएगा कि फोटो रेस्पिरेशन में कितने कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं? तो तीनों हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, ये कह रहे थे इन पौधों ने क्या कर लिया कि जैसे ये तो सामान्य प्लांट थे, C3 प्लांट थे, जो ट्रॉपिकल रीजन के पौधे थे, इनकी अगर एक लीफ काट के दिखाएं तो इन्होंने क्या कर लिया, ये मतलब अपर और लोअर एपिडर्मिस हैं, बनाएं या ना बनाएं ऐसे। अच्छा, जैसे मान लो हम ही हैं, या तुमने किसी नेता को देखा हो, जब वो पब्लिक के बीच से गुजरता है तो उसके बॉडीगार्ड उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे कहीं से भी साइड से गोली आए तो नेताजी को ना लगे, बॉडीगार्ड कैसे लगे। वैसे ही हमको तुम समझो कि अगर तुम चाहते हो सर को धूप ना लग जाए तो क्या करो, सारे लोग हमारे चारों तरफ घेरा बना लो, तो धूप तुम्हारे ऊपर गिरेगी, हम बच जाएंगे। यही कर लिया इन पौधों ने। इन प्लांट ने क्या किया कि जैसे मान लो ये है बंडल सीड, ठीक है, अभी तो बनाया था, ऊपर की तरफ जाइलम बनाते हैं, स्पेशली सबसे ऊपर प्रोटोजाइलम छोटा वाला, नीचे फ्लोएम बनाया था। क्या किया इन्होंने, अनुकूलन कर लिया, एडाप्टेशन कर लिया। एक तो ये एडाप्टेशन किया कि बहुत सी सेल्स ऐसे, ये मान लो सब स्पंजी टिश्यू है, यहां से यहां तक मीजोफिल तो है ही, लेकिन स्पंजी टिश्यू बनाए मान लो। क्या किया, बहुत सी सेल्स इस बंडल शीथ के चारों तरफ रिंग के रूप में अरेंज हो गई, जिससे धूप ना अंदर आए। थोड़ी बड़ी बड़ी बना दें जिससे स्पष्ट दिखाई दे ऐसे। एक तो ये परिवर्तन हो गया। इस तरह की आंतरिक संरचना को, एनाटॉमी को रिंग एनाटॉमी कहते हैं, ठीक। ये एडाप्टेशन कर लिया। एक बात, साथ ही साथ ये जो सेल्स बनाई हैं, इनकी सेल वॉल थिक कर ली इन्होंने, इतनी मोटी कर ली जैसे हम लोग मकान बनवाते वो दीवार हो और चीन की दीवार हो। चीन की दीवार में क्या खास आता है, दुश्मन तोड़ते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकता है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी सेल वॉल भी थिक कर ली, जिससे ये ऑक्सीजन के लिए अभेदी बन जाए, इम्परवियस बन जाए। और मान लो बाहर ये हैं मेजोफिल सेल, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम, देखो भाई, धूप इधर से आएगी, लीफ के ऊपर ही धूप पड़ेगी, तो ये जो सेल्स हैं मेजोफिल सेल, इनको लाइट का
पहले सामना करना पड़ेगा। लाइट अंदर आसानी से पहुंचेगी नहीं। ठीक है, हालांकि किताब में जो डायग्राम दिया है और मेरी सोच में थोड़ा अंतर है। मेरी सोच ये थी कि इन्हीं सेल्स को कहना चाहिए था मेसोफिल सेल, है तो ये भी, और इनको कहना चाहिए था बंडल शीथ सेल, पर किताब में डायग्राम दिया उनको, इनको भी कह दिया गया बंडल शीथ सेल। खैर, तो लाइट का सामना इनमें होगा और यहाँ रहेगा अंधेरा। तो मेरे हिसाब से, अच्छा तुम बताओ कि डार्क रिएक्शन कहाँ होनी चाहिए? जहाँ अंधेरा रहेगा। लाइट रिएक्शन कहाँ होनी चाहिए? जैसे भाई मान लो मकान में 2 कमरे हैं, तुम भी जानते हो कि जो काम मान लो अंदर दीवार खड़ी है, एक खिड़की लगी है, एक, तो बेशक जो अंदर वाला कमरा है इसमें डार्क रहता होगा, जो बाहर वाला कमरा रहता है इसमें रोशनी ज़्यादा रहती होगी। तो जो काम लाइट में होने हैं वो बाहर वाले कमरे में होने चाहिए और जो डार्क में है वो अंदर वाले कमरे में होने चाहिए। अर्थात इन्होंने यही कर लिया, एक तो रिंग एनाटॉमी बना ली, क्रैंच एनाटॉमी बना ली, और साथ ही साथ इन्होंने लाइट रिएक्शन अब ये मेसोफिल सेल में कराया करेंगे और डार्क रिएक्शन कराएंगे बंडल शीथ सेल में, है ना। एक बात और सोचो कि लाइट रिएक्शन चलती कहाँ है? सेल के क्लोरोप्लास्ट के थैला में। साथ ही साथ ये भी अंतर कर लिया कि यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें खूब सारे थैला ही थैला भरे होते हैं, अर्थात खूब सारे ग्रहणा भरे होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा ग्रहणा होंगे उतना ज़्यादा लाइट रिएक्शन। और ये जो सेल्स होती है अंदर वाली सेल्स, इनमें डार्क रिएक्शन चल रही, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चलती है। तो इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें खूब सारा दलदल होता है, खूब सारा स्ट्रोमा होता है, ना के बराबर होते हैं ग्रहणा। ऐसे कह सकते हो कि बंडल शीथ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट विदाउट ग्रेना होते, मतलब एग्रेनल होते हैं, और यहाँ ग्रेनल होते हैं। तो इन्होंने सेल एनाटॉमी लेवल पर भी अनुकूलन किया, सेल की स्ट्रक्चर लेवल पर भी अनुकूलन किया, और सेल ऑर्गेनेल के लेवल पर भी इन्होंने कुछ न कुछ एडाप्टेशन कर दिया। अब बढ़िया है, लाइट रिएक्शन यहाँ हुआ करेगी, यहाँ ऑक्सीजन बनेगी, फिर से निकल जाएगी स्टोमेटा के थ्रू बाहर, और होगा क्या, वो ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाएगी क्योंकि दीवार है अभेदी, इम्परवियस। तो देखे जरा होता क्या है, इसको आगे पढ़ाए, देखो जरा क्या होता है, जरा इसको समझाएं। इससे पहले तुम्हें एक बार मेरे हिसाब से रिस्पिरेशन वाली चीज़ें रिवाइज कर लेनी चाहिए, इसको भी हटाना। जैसे रेस्पिरेशन में हमने तुम्हें ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल पढ़ाई थी, वो चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि हम इतनी बार कह चुके हैं कि अगर तुम्हें ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल सब कुछ आता है तो तुम समझ लो कि फोटोसिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान करो, जब हमने तुम्हें पढ़ाया था एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये पावर हाउस अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया बनाई थी, यहाँ ग्लूकोज को हमने पायरूविक एसिड में बदला था, ये कहा तक माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती थी, याद आया। पायरूविक एसिड अंदर गया था, किसी चीज़ में बदला था, एसिटिल कोएंजाइम में, और फिर क्रेब साइकिल चली थी। थोड़ा सा ही बताएंगे तो ध्यान करो, उस दिन कहा था ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है, फ्रक्टोज 1,6 डाईफास्फेट बनता है, 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता था, एक तरफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, दूसरी तरफ टूट जाता था 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फास्फोइनोल पायरूविक एसिड, 2 फास्फोइनोल पायरूविक एसिड बनता था, और फिर वो बन जाता था पायरूविक एसिड में। यहीं पर हमने माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स बनाई थी। ये भी कहा था कि आउटर मेम्ब्रेन तो प्रत्येक चीज़ के लिए परमेबल होती है, पोरिन्स नाम की प्रोटीन की वजह से। इनर मेम्ब्रेन वैसी होती है जैसी कि ज़्यादातर बायो मेम्ब्रेन को होना चाहिए, मतलब सिलेक्टिवली परमेबल बनाई थी ना। इत्तेफाक की बात है कि पायरूविक एसिड के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन भी परमेबल थी। ये आ गया था अंदर, ये किसी और चीज़ में बदल गया था, एसिटिल कोएंजाइम ए में बदला था। यहाँ पड़ा रहता था सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और ये कहा था कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से रिएक्शन कर जाता था तो बनता था सिट्रिक एसिड,
ये बदल जाता था सिकोरेटिक एसिड, फिर बन जाता था आइसोसिट्रिक एसिड, फिर बन जाता था ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, फिर बन जाता था अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फिर बन जाता था सक्सिनिल कोएंजाइम ए, फिर बन जाता था सक्सिनिक एसिड, फिर बन जाता था फ्यूमरिक एसिड, फिर बन जाता था मैलिक एसिड, और फिर बन जाता था ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। ध्यान करो, उस दिन ये सब पढ़ाया था, तब ये कहा था कि ये जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल है कैटाबोलिक प्रोसेस है कि एम्फीबोलिक, ये एम्फीबोलिक प्रोसेस बताए थे। साबित करने के लिए हमने तुमसे कहा था, अच्छा छोड़ो उधर नहीं जाएंगे अभी, और ये भी कहा था कि जो इसके सारे स्टेप रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन ये वाला स्टेप सारे स्टेप इरिवर्सिबल होते हैं, ये वाला स्टेप रिवर्सिबल बताया था। ऐसे ना, यही प्रिय बताया था। ओ के बनने में ओ होता है मतलब ऑक्सीडेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन निकलते हैं। यहाँ पर ऐसे बताया था, NAD नाम का ट्रक जाता था, NAD2H बन के निकल आता था। ऐसा कई जगह बताया था, लेकिन अभी हम यही बात करें। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये कहा था कि पायरुविक एसिड के लिए परमेबल तो है ही, मैलिक एसिड के लिए भी परमेबल है। तभी ध्यान करो, हमने कहा था किसी फैटी एसिड से अगर कोई कहे ग्लूकोज बना के दिखाओ, तो उस दिन ये कहा था कि सबसे पहले तो हम बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे, जिसके फलस्वरूप कोई भी फैटी एसिड हो सदा एसिटिल कोएंजाइम ए में ही बदलता है। फिर हमने क्या कहा था, इस एसिटिल कोएंजाइम को, क्योंकि ये स्टेप है इरिवर्सिबल, तो हम एसिटिल कोएंजाइम से इसे डायरेक्ट इधर नहीं जा सकते, यहाँ रास्ता रुकावट लिखे थे, तो हम पहले इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। और फिर कहा था चूंकि मैलिक एसिड के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार परमेबल है, तो मैलिक एसिड को बाहर निकाला था। ये भी उस दिन कहा था कि ये सबसे 5 कार्बन वाला एसिड था, इधर के सारे 6, इधर के सारे 4 कार्बन वाले थे। मैलिक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आया तो इसको उसी चीज़ में बदल लिया था जिसमें इसको बदलना चाहिए था, अर्थात ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में। अलग बात है कि यहाँ पर हाइड्रोजन निकलता था, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐसा ही होगा, रिएक्शन सेम है, NAD और बदल जाएगा NAD2H में। ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड था। पायरुविक एसिड का फार्मूला तुम्हें पता है, CH3COCOOH, यानी कि 3 कार्बन वाला एसिड है। तो ऑक्सैलोएस्टिक एसिड को हम बदलेंगे पायरुविक एसिड में। नहीं, पायरुविक एसिड नहीं बदलेंगे तो फिर हमें फिर उधर ही फंस जाएंगे हमें तो इधर ग्लूकोज की तरफ जाना है, 6 कार्बन वाली शुगर की तरफ जाना है। ये स्टेप बीच में इरिवर्सिबल है, तो हम इसको बदलेंगे इसमें, किसमें, फास्फोइनोल पायरुवेट में। चूंकि पायरुविक एसिड हो चाहे फास्फोइनोल पायरुविक एसिड हो, दोनों ही 3 कार्बन वाले कंपाउंड हैं, और ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो 1 कार्बन हमें निकालना पड़ेगा CO2 ग्रुप में, तब जाके हम इधर ग्लूकोज बना पाएंगे। बिल्कुल आज हम यही लिखने जा रहे हैं C4 प्लांट में। बस फर्क ये होगा, इसको गौर से देख लो, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सब गौर से देख लो। चलो अब हम पढ़ने चल रहे हैं। देखो क्या होता है, जो ट्रॉपिकल रीजन के पौधे थे उन्होंने क्या सोचा, यही सोचा था कि लाइट रिएक्शन अलग कर दें, डार्क रिएक्शन अलग कर दें। जब तक हम साफ कर रहे, बताओ अच्छा लाइट रिएक्शन किस सेल्स में चलाओगे, बाहर वाली सेल अर्थात मेसोफिल सेल में। डार्क रिएक्शन किन सेल्स में चलाओगे, अंदर वाली सेल्स में ना। तो हम चलो यहीं बनाए ले रहे ऐसे ही, ये है थोड़ी देर के लिए समझो, मेसोफिल सेल, ठीक। और ये है, मान लो थोड़ी देर के लिए समझो, बगल में बंडल शीथ सेल्स। अब देखो हम सेल बनाएं, फिर उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बनाएं, जगह कम पड़ जाएगी। तो चाहे इसको है तो वास्तव में मेसोफिल सेल, लेकिन इसी को हम लोग क्लोरोप्लास्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना, इसी को मान ले रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। ऐसे ये बंडल शीथ सेल है, लेकिन इसको बंडल शीथ सेल का डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट मान लेते ताकि स्पेस मिल जाए। और बंडल शीथ सेल में खूब सारा दलदल भरा होगा, स्ट्रोमा भरा होगा, ठीक। इस स्ट्रोमा में भी एक 5 कार्बन वाली शुगर पाई जाती है, रिबुलोज बाइफॉस्फेट शुगर पाई जाती है। समस्या, और ये भी यहाँ पर इसी तरह उसमें बदल जाएगी, रिबुलोज 1,5 किस में बदल जाएगी,
3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में बदल जाएगी, और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड को हम ऐसे 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में बदल लेंगे, जिनको मिला के हम आगे 6 कार्बन वाली शुगर बना सकते हैं। बचे हुए मॉलिक्यूल को रीजनरेट कर देंगे। तो कुल मिला के हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर C3 साइकिल चल सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी एक एंजाइम होता है रिविस्को। ठीक, मगर बात यह है कि 6 मॉलिक्यूल वाली शुगर बनाने के लिए हमको ज़रूरत थी किसकी? 6 मोल CO2 की, जो कि यहाँ है नहीं। भाई CO2 सोच के देखो, यही तो लीफ थी, ये मान लो बंडल से सेल थी, एपिडर्मिस सब नहीं बनाएंगे क्योंकि जगह कम है, ऐसे मान लेना। चाहे लाइट की बात करें और स्टोमेटा भी तो होते हैं एपिडर्मिस में, चाहे CO2 की बात करें, दोनों का सामना पहले होगा बंडल शीट्स मीजोफिल सेल से। हाँ, पहले इसको बता दें तो यहाँ पर हमें इतनी चीज़ें चाहिए थी, 12 NADP2H और 18 ATP चाहिए थे। अगर इतना रॉ मटेरियल है तो हम ग्लूकोज बना सकते थे। बात यह है कि ये सब लाएं कहाँ से? तो ये जो मीजोफिल सेल है, इनका सामना हो रहा CO2 से। यही क्या होता है, वो जो अभी बताया था फास्फोइनोल पायरूविक एसिड, अलग बात है, उसका पूरा नाम था 2-फास्फोइनोल पायरूविक एसिड। सेकंड कार्बन पर फास्फोरस जुड़ा होता है। तो जैसे ही CO2 आई बाहर से, वो इसके साथ बाइंड कर जाएगी, ठीक, इसे चिपक जाएगी। अब जरा ध्यान करो, अभी हमने पढ़ाया था फास्फोइनोल पायरूविक एसिड नीचे हो क्या बनता था? ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। कितने कार्बन वाला कंपाउंड था? 4 कार्बन वाला। लेकिन समस्या ये थी कि ऑक्सैलोएस्टिक एसिड के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है। किसके लिए परमिएबल थी? मैलिक एसिड में। तो हम इसको बदल लेंगे मैलिक एसिड में। ओ के बनने में ओ होता है। जब क्रेब्स साइकिल पढ़ाई थी तो मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बनाते थे, तो हाइड्रोजन निकलता था, आज देना पड़ेगा। बस यहाँ एक ट्रक आएगा, NADP नाम का। हमने कहा था फोटोसिंथेसिस में NADP इस्तेमाल होता है एज ए हाइड्रोजन कैरियर, जबकि रिस्पिरेशन में NAD। तो ये ट्रक आएगा, हाइड्रोजन लोड करके खुद अनलोड होके बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन इसके पास आ गए। और मैलिक एसिड जैसे ही बना, इसके लिए बायोमेम्ब्रेन्स परमेबल है, तो ये अंदर आ गया। जैसे ही अंदर आया, ये किसी और चीज में टूट जाएगा, पायरूविक एसिड में टूट जाएगा। तो फिर फायदा क्या हुआ? हम तुम्हें बताएं, तुम कभी जेल में जाओ, मतलब जेल नहीं, किसी से मिलने जाओ जेल में, तो कुछ भी बाहर से ले जाना अलाउड नहीं होता है। ना आप खाना ले जा सकते हो, ना टूथपेस्ट ले जा सकते हो, ना रेजर ले जा सकते हो, ना बीड़ी ले जा सकते हो, कुछ भी। पूरा तलाशी होती पहले। लेकिन हमने एक पिक्चर देखी थी जिसमें जावेद जाफरी थे या कोई था, हम भूल गए। तो वो जेल में जैसे दूध देने जाते थे, जेलर जान समझता था दूध देने जा रहा, लेकिन हमने देखा वो जैकेट पहनते थे, कहीं टूथपेस्ट अंदर छुपाए हैं, किसी पॉकेट में जो है ब्रश छुपाए हैं, किसी में रेजर छुपाए हैं, किसी में बीड़ी छुपाए हैं। तो हाथों में तो सबको लगता दूध देने जा रहा, लेकिन बाहर से जेल के अंदर सारा सामान पहुंच जाता था। एक्चुअली यहाँ हमें चाहिए CO2, यहाँ चाहिए हमें एनर्जी, हाइड्रोजन। तो जैसे ही ये जावेद जाफरी अंदर आए, इनसे कहा गया कि जो कुछ माल छुपा के लाए सब निकाल के बाहर कर दो। अर्थात जो CO2 छुपा के लाए, ये रूप बदल के लाया, केवल निकाल के बाहर कर दिए। ये जो हाइड्रोजन छुपा के लाए, ये यहाँ का ट्रक आएगा, NAD, हर जगह ट्रक है, वो इस हाइड्रोजन को लेके NADP2H, और साथ साथ एनर्जी भी लाए, वो भी। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन क्या कहा था? मैलिक एसिड और पायरूविक एसिड के लिए परमेबल थी। तो हमें कन्फ्यूजन भी नहीं होता है कि मैलिक एसिड किस में टूटेगा, पायरूविक एसिड में टूटेगा। ये पायरूविक एसिड क्रॉस करते हुए यहाँ आ गया, और इसको फिर से बदल लिया जाएगा फास्फोइनोल पायरूविक एसिड में। फास्फोरस चाहिए क्या? हाँ, तो ATP से फास्फोरस लेके
वो तो एडीपी में बदल जाएगा और इसका फास्फोरस इसके सेकंड कार्बन पर जुड़ गया। एनर्जी भी पहुंचानी थी, एक एटीपी मॉलिक्यूल और ले लेते हैं, लेकिन फास्फोरस तो एक ही चाहिए तो मिल गया, तो इस एटीपी की सिर्फ एनर्जी लेंगे, फास्फोरस नहीं लेंगे, इसलिए एडीपी भी बाहर, एएमपी भी बाहर आ गया, एएमपी इसलिए, और दोनों फॉस्फेट भी बाहर आ गए, क्योंकि तुम भी जानते थे एटीपी के पास 2 हाई एनर्जी बॉन्ड होते थे, दोनों तोड़ लिए, ये भी तोड़ लिया, जो एनर्जी रिलीज हुई हमने कंजर्व कर ली, और ये भी तोड़ लिया, तो बचा क्या, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और दोनों फॉस्फेट अलग हो गए। ठीक है ना। इस तरह से सारा रॉ मटेरियल जब अंदर आ गया तो यहाँ पर हम भोजन बना लेंगे। एनर्जी कहाँ चलाते, एनर्जी के लिए तो ध्यान करो हम थैला के पास चलते थे, यहीं खूब सारे ऐसे थैलेकॉइड्स होंगे, ग्रेना लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, हमने छोटे छोटे 2 बना लिए और इन्हीं में बनता था एनर्जी। तो फायदा ये हुआ कि इन दोनों के बीच की जो दीवार है वो ऑक्सीजन के लिए इम्परवियस बन गई, अभेदी बन गई। अगर यहाँ लाइट गिरती भी होगी, लाइट रिएक्शन चलती भी होगी, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता भी होगा, तो ऑक्सीजन यहीं से बाहर निकल जाती थी, ये ऑक्सीजन क्रॉस करते हुए यहाँ नहीं आ पाती थी, नतीजा यहाँ कंपटीशन नहीं होता था O2 और CO2 के बीच। बात समझ ना। इस तरह से डार्क रिएक्शन अलग, लाइट रिएक्शन अलग होती रहती। CO2 एक्सेप्ट करने के बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना वो 4 कार्बन वाला एसिड है, इसलिए इस साइक्लिक प्रोसेस को हमने कह दिया C4 साइकिल। दूसरा नाम क्या होता है, H स्लैग साइकिल ना, इसको C4 साइकिल कहते हैं। जरा सोचो, सिर्फ जब अभी पहले हमने पढ़ा था केल्विन बेंसन साइकिल पढ़ा था, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको 18 एटीपी चाहिए थे, 12 ये भी चाहिए थे। आज सोचो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाना है तो इतना तो चाहिए ही चाहिए था, लेकिन एक मॉलिक्यूल CO2 को भेजने में 2 एक्स्ट्रा एटीपी खर्च होते हैं। तो 6 मॉलिक्यूल को अंदर अगर भेजना है तो 6 दूनी 12 एक्स्ट्रा एटीपी खर्च होंगे, यानी कि 12 एटीपी ज़्यादा खर्च होंगे। टोटल कितने एटीपी चाहिए, 30 एटीपी चाहिए, तब जाके C4 साइकिल द्वारा ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बन पाएगा। जो कुछ हमने पढ़ाया यही CO2 फिक्सेशन की C4 साइकिल या हैश स्लैग साइकिल कहलाती है। कई सारे सवाल इस डायग्राम पर बेस्ड है। C4 प्लांट में C3 साइकिल चलती है कि नहीं चलती, चलती है। किस सेल में, बंडल शीथ सेल में, और यहां C4 साइकिल भी चलती है। दूसरा, C4 प्लांट में 2 बार CO2 चिपकती है किसी चीज से, एक बार CO2 आई तो ये बना, और एक बार यहां CO2 रिलीज हुई तो ये बना। 2 बार CO2 फिक्सेशन होता है। यहां पर जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो तो हम लोग को पहले से पता है, रुबिस्को। यहां पर ऐसा लिखता पेप कार्बोक्सिलेज, क्या, पेप कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ 2 कार्बोक्सिलेज एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, एक फास्फोइनोल पायरूवेट कार्बोक्सिलेज और एक रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, यहाँ कभी फोटो रेस्पिरेशन का चांस है कि नहीं, नहीं है। ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो इसके दोनों के बीच कंपटीशन नहीं होगा। तो ये है C3 और C4 साइकिल। अगर हम तुमसे सवाल ये पूछें कि जो C3 प्लांट होते थे, एक सेल बना ले फटाफट जल्दी, उनमें क्या बोला था, एपिडर्मिस है। देखो एपिडर्मिस सेल्स होती हैं, उनमें तो क्लोरोप्लास्ट होते ही नहीं है, सिर्फ जो छाया में उगने वाले पौधे होते हैं। जो सैड प्लांट होते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए, पानी में उगने वाले पौधे भी, तो ज़्यादातर एपिडर्मल सेल्स में तो क्लोरोप्लास्ट होते ही नहीं, सिर्फ गार्ड सेल में होते हैं, अन्यथा नहीं होते। तो उनकी तो बात छोड़ो। लेकिन अभी कहा था उनके खंबे जैसी सेल्स बनाई थी, क्या नाम था, पेलिसेड टिश्यू, इनमें भी होते थे क्लोरोप्लास्ट, है कि नहीं। मीजोफिल सेल, इनमें भी होते थे क्लोरोप्लास्ट, बंडल शीथ सेल, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट। तो C3 प्लांट जो होते थे उनमें CO2 फिक्सेशन प्रत्येक जगह होता था, पेलिसेड टिश्यू की सेल्स में भी, मीजोफिल सेल्स में भी, और बंडल शीथ सेल में भी। यहाँ पर तुम क्या कहोगे, 2 ही प्रकार की सेल्स में होता है, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में CO2 फिक्सेशन होता है। हमने तुमसे कहा था कि ये जो पौधे उगते थे C4 प्लांट, कहाँ, ट्रॉपिकल रीजन में उगते थे जहाँ हाई टेम्परेचर रहता था। तो हम पूछें कि C3 और C4 प्लांट में से
किन प्लांट्स में हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने की क्षमता होती होगी? C4 प्लांट में ये 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर झेल लेते हैं, और जबकि ये 20 से 25 डिग्री झेल पाते हैं। अच्छा तुम सोच बताओ, C3 C4 प्लांट में से वो कौन से पौधे हैं जो बाहर एनवायरनमेंट में CO2 की काफ़ी कम हो जाए तो भी पर्याप्त फोटोसिंथेसिस करते रहेंगे? यहाँ CO2 बहुत कम है लैब में, तो भी पर्याप्त फोटोसिंथेसिस करेंगे। C4 प्लांट। क्यों? क्योंकि जो C3 प्लांट थे, ये वाले पौधे, इसकी सेल बेचारी खुद है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करे और खुद ही उसको इस्तेमाल करे। और इनमें क्या है कि इनमें ऐसा लगता है ये वाली सेल्स CO2 एब्जॉर्ब करें और उसका रूप बदल के पहुंचा दें यहाँ। ऐसे समझो जैसे ये वाली सेल्स हैं, ये वाली सेल्स हैं C3 प्लांट, ऐसे समझो जैसे हम हैं, खुद ही पैसा कमाएं, खुद ही खर्च करें। तो अगर हमारी बैंक में जरा सा भी बजट कम हुआ, बैंक बैलेंस कम हुआ, तो 100 बार सोचेंगे भाई फालतू पैसा बर्बाद ना किया जाए। और सोचो मान लो तुम लोग हो, पैसा कमा के पापा भेज रहे हैं, तो तुम्हें तो बैंक बैलेंस के बारे में पता भी नहीं है, बस पापा कहेंगे लो बेटा हम पढ़ाई करते रहो, लो बेटा पैसा पढ़ाई करते रहो, लो बेटा पैसा पढ़ाई करते रहो, ये है पापा ये है तुम। अर्थात पापा की बैंक में बिल्कुल चाहे पैसा ना बचा हो, फिर भी वो तुम्हें कमी का एहसास नहीं होने देंगे। नतीजा तुम मन लगा के अपना काम करते रहोगे, अर्थात पढ़ाई करते रहोगे। जो भी संकट झेल रहा है पापा को झेल रहा है। तो लो CO2 लेवल पर भी अच्छे से फोटोसिंथेसिस करते रहे C4 प्लांट, और ये कम कर पाएंगे। ठीक है ना? क्या बोले हम? C4 प्लांट हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी को भी टॉलरेट कर सकते हैं। वहाँ C4 प्लांट में, यानी कि C4 प्लांट में हमने तुमसे क्या बोला कि वहाँ 2 सेल्स में ही केवल फोटोसिंथेसिस होता है, मेसोफिल और बंडल शीथ सेल में, दोनों में काम अलग अलग होता है। और हमने कहा था यहाँ फोटो रेस्पिरेशन का चांस नहीं है, ना के बराबर है, निग्लिजिबल है लाइट इंटेंसिटी बढ़ने पर भी, इसलिए खूब फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं। ये हाई टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर टॉलरेट कर लेते हैं, समझ पाना? लो CO2 लेवल पर भी बेस्ट फोटोसिंथेसिस करते रहेंगे, इसलिए तो बेटर फोटोसिंथेसाइजर कहलाते ना C4 प्लांट। इस तरह से हमने बताया। पता तुम्हें C4 प्लांट जो होते हैं, किसी एग्जाम्पल पता तुम्हें? जैसे शुगर केन, मेज, सोरघम, और मजे की बात है ये सारे के सारे मोनोकॉट हैं। तो क्या बोले हम कि C4 प्लांट मोनोकॉट प्लांट होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रॉपिकल रीजन में दोनों प्रकार के पौधे उगते होंगे, लेकिन जब हम तुम्हें प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे तो हम तुम्हें पहला बताएंगे डिवीजन थैलोफाइटा, दूसरा बताएंगे ब्रायोफाइटा, तीसरा पढ़ाएंगे टेरिडोफाइटा, चौथा पढ़ाएंगे मान लो जिम्नोस्पर्मा, पांचवा पढ़ाएंगे एंजियोस्पर्मा। और एंजियोस्पर्मा में भी हम तुम्हें पहले पढ़ाएंगे डाइकॉट प्लांट, फिर पढ़ाएंगे मोनोकॉट प्लांट। तो एवोल्यूशन की दृष्टि से ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम थैलोफाइटा से इधर की तरफ आते हैं, ये पौधे और विकसित होते चले जा रहे हैं, इवॉल्व होते चले जा रहे हैं। इसलिए पूछा जाता मोस्ट इवॉल्व फैमिली कौन सी होती है? ग्रेमिनी, अर्थात मोनोकॉट फैमिली। डाइकॉट में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड फैमिली कंपोजिटी मानी जाती है, लेकिन डाइकॉट शब्द ना कहा जाए, सिर्फ ये पूछा जाए कि सारे एंजियोस्पर्म में मोस्ट डेवलप्ड फैमिली कौन सी है, तो मोनोकॉट का नंबर आता है, ग्रेमिनी फैमिली ना। और हम तो बताएं एडाप्टेशन करने की क्षमता हमेशा नेक्स्ट नई जनरेशन में ज़्यादा होती। जैसे हमने देखा है गजनी पिक्चर आई, तो उसमें क्या है, सलमान खान के सिर में ऐसा लगा था चोट लग गई, वो पूरा रोड मैप बना था। गजनी पिक्चर देखी, लड़कों ने भी बाल छोटे करा के रोड मैप बनवा लिया। तो ये जो पिक्चर के अनुसार अपने बाल वैसे ही कटवा लेते हैं। सड़क पिक्चर आई थी हमारे ज़माने में, उसमें संजय दत्त के कंधे तक बाल थे, लड़के लंबे लंबे बाल रखने लगे। तो ये जो बाल जैसी पिक्चर वैसे बाल, ये तुम्हारे पिताजी ने किया था कि दादाजी ने? तुमने किया था, अर्थात नई जनरेशन किया था। तो डाइकॉट जो C4 प्लांट हैं, ये दोनों हो सकते हैं, मोनोकॉट भी हो सकते हैं, डाइकॉट भी हो सकते हैं। अलग बात है कि अभी तक ज़्यादातर जो C4 प्लांट खोजे गए वो मोनोकॉट है, ऐसा नहीं है डाइकॉट नहीं हो सकते। एक पौधा होता है एमरैंथस,
वो तो डाइकॉट है, उसने भी क्रेंजन एटॉमी कर ली। पास होते ना। इस तरह से कहानी खत्म हुई C3C4 प्लांट की। जैसे हम तुमसे ऐसे ही चलो अच्छा पूछें, जो C3 प्लांट होते थे उनमें हमें बताना कितनी CO2 चाहिए थी? 6 मोल चाहिए थी। कितनी उनमें NADP चाहिए थे? 12 चाहिए थे। कितने ATP चाहिए थे? 18 चाहिए थे। कोई पूछे इन तीनों में क्या अनुपात है? 6 से डिवाइड कर दो, ऐसा होता है 1:2:3 का अनुपात है ना। ऐसी वहाँ भी बता सकते हैं। ये कहानी खत्म हुई C3 और C4 प्लांट की। हम तुम्हें 2 तरह से CO2 फिक्सेशन बता चुके थे। C3 साइकिल पिछले लेक्चर में, C4 आज बता चुके हैं। अब जरा देखो एक और नई बात है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं तीसरे प्रकार का CO2 फिक्सेशन, जिसको कहते हैं कैम। पूरा नाम बताओ भाई। क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या होता है जरा इसमें देखो। देखो राज की बात बताएं। देखो तुम जानते हो कि अपने यहाँ तो उत्तर प्रदेश में तो मीजोफिटिक कंडीशन होती है, मतलब पानी ना ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है। जब बहुत पानी होता है वहाँ हाइड्रोफिटिक कंडीशन कहलाती है। अपने यहाँ यूपी में मीजोफिटिक कंडीशन है, लेकिन रेगिस्तान में चले जाओ पानी की महा कमी होती है, अर्थात जीरोफिटिक कंडीशन होती है। अब सोचो ये रेगिस्तान का है, मान लो कोई प्लांट उगा है ना, और मई जून की गर्मियाँ आ गई। एक तो रेगिस्तान और ऊपर से समर सीजन, तो पानी की महा कमी हो जाती है। और जब पानी नहीं होगा तो हम तुमसे बताते हैं जल ही जीवन है। जब जल नहीं तो जीवन कैसा। तो जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं ये अपने अंदर बहुत सारे अनुकूलन कर लेते हैं, एडाप्टेशन कर लेते हैं। क्या? जैसे बहुत से हमने जीरोफिटिक प्लांट देखे हैं, समर सीजन आने से पहले अपनी लीफ फॉल कर देते हैं, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते, पोर होते, क्या कहते हैं इनको? स्टोमेटा। यहीं से वेपर के रूप में वाटर लॉस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये पौधे सोचते हैं कि समर सीजन आए उससे पहले अगर एब्सेशन कर दिया जाए, लीफ फॉल कर दिया जाए, तो ना होगा स्टोमेटा ना होगा वाटर लॉस। एक प्रकार का एडाप्टेशन है। अच्छा, बहुत से पौधे हमने क्या देखा कि अगर एब्सेशन नहीं करते हैं तो अपने ये स्टोमेटा ही बंद कर लेते हैं या अंदर धसा लेते हैं। अंदर धसे स्टोमेटा को संकन टाइप स्टोमेटा कहते हैं। अंदर धस जाए तो वह वाटर लॉस कम होगा। या कुछ पौधे स्टोमेटा बंद कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। कुछ पौधे क्या करते हैं, अपनी बॉडी में म्यूकस स्टोर कर लेते हैं। कभी आजमाना, एक तरफ पानी फैला देना, एक तरफ थूक देना, पंखा चलाना, देखना पहले कौन सूखेगा? पानी सूखेगा, थूक नहीं सूखेगा, क्योंकि इसमें म्यूकस होता है। इसका मतलब है म्यूकस में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। भिंडी को तोड़ देखो कैसी लिबली लिबली निकलती ना। कुछ पौधे क्या करते हैं, पत्तियों को कांटे में बदल लेते हैं। सोचते हैं ना होगा सरफेस एरिया, ना होगा स्टोमेटा, ना होगा ट्रांसपिरेशन। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के एडाप्टेशन कर लेते हैं प्लांट। इन्हीं बेसिक प्लांट हैं जो हमने कहा था स्टोमेटा मान लो लीफ फॉल नहीं कर रहे, एब्सेशन नहीं कर रहे, वो क्या करते हैं, धूप जब निकलती है तभी ट्रांसपिरेशन होगा। तो कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं धूप पड़ेगी तो यहाँ से वाटर लॉस होगा, तो वो बेचारे दिन में स्टोमेटा बंद कर लेते हैं। लो, स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं। पता हम भी तुम्हारी तरह जब छोटे थे सोचते थे जब इतनी टेंशन है प्रभु को कि स्टोमेटा होगा तो वाटर लॉस हो जाए, तो बनाई क्यों? मत बनाते। नहीं 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 नहीं, स्टोमेटा सिर्फ वाटर ट्रांसपिरेशन ही नहीं करते हैं, बल्कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी करते हैं। ट्रांसपिरेशन एज वेल एज गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ये अलग बात है, इनका प्राइमरी फंक्शन ट्रांसपिरेशन होता है। तो कुछ पौधे क्या करते हैं, दिन में जब धूप पड़ती है तो स्टोमेटा बंद कर लेते हैं। और अगर स्टोमेटा बंद हो गया तो ठीक है, चलो वाटर लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन समस्या ये आएगी कि CO2 कहाँ से लाओगे? CO2 कहाँ से लाओगे? तो इन पौधों ने क्या किया, रात अर्थात जब सूरज चले जाते हैं तो ये अपने स्टोमेटा खोल लेते हैं, स्टोमेटा खुल जाते हैं, CO2 का इंटेक कर लेते हैं, और धूप ना होने से वाटर लॉस भी नहीं होता है। अब समस्या है जो हम हेडिंग पढ़ा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस।
बिना फोटॉन के, बिना लाइट के सिंथेसिस किस बात की? रात में लाइट नहीं है, CO2 तो आ गई लेकिन धूप नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस कैसे करोगे? तो देखो इन पौधों ने कुछ एडाप्टेशन कर लिया। इनकी लीफ बना लें थोड़ी सी, यही है मान लो लीफ, यही है मान लो मीजोफिल, ठीक, एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अब क्यूटिकल ब्यूटिकल नहीं बनाएंगे, तुम समझो ऐसे ही। बात ये कह रहे थे बंडल शीथ सब कुछ है, ये मेसोफिल सेल। तो हम बात ये कह रहे थे कि रात में इधर से CO2 तो चलो आ गई, इंटरसेलुलर स्पेस होते हुए सेल के अंदर भी आ गई, हो सकता है क्लोरोप्लास्ट में भी चली जाए, लेकिन मेन मुद्दे की बात यह है कि रात में लाइट नहीं है, तो ये सेल भोजन कैसे बनाए? इन्होंने एक जुगाड़ कर लिया। क्या जुगाड़ कर लिया? जरा वो अभी जो C4 प्लांट पढ़ाए थे ना, बिल्कुल वैसे ही समझो। जैसे यही है एक मीजोफिल सेल मान लो। अब देखो मीजोफिल सेल बनाए, फिर उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बनाए, तो परेशान हो जाओगे, जगह कम हो जाएगी। तो चाहे इसको मीजोफिल सेल मान लेना और चाहे इसको मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट मान लेना, ठीक। जैसे ही रात हुई, CO2 अंदर आई, तो इसके क्लोरोप्लास्ट ने क्या किया? बाहर से आई CO2 को, बिल्कुल C4 साइकिल जैसा है, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से जोड़ दिया। अब क्या बन गया होगा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब सोचो सेल के अंदर अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो pH चेंज हो जाएगी। सेल की pH 7.2 नियरली न्यूट्रल होती है, और बहुत ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन हो जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि एंजाइम pH के प्रति बड़े सेंसिटिव होते हैं, पूरी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी। करें तो करें क्या? ये सेल, इसको सेल या कह दिया सेल समझो, चाहे सेल का क्लोरोप्लास्ट में, ये इसको किसी और चीज़ में बदल लेगी। किसमें? मैलिक एसिड में। वही बात, हाइड्रोजन देने के बाद ना NADP2H जाएगा, NADP बाहर आ जाएगा। मैलिक एसिड में ही क्यों बदला हमने? क्योंकि बायोमेम्ब्रेन मैलिक एसिड के लिए परमेबल होती है। और तुम जानते हो ये भी तो एसिड है, तब भी तो pH चेंज हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, प्रत्येक प्लांट सेल के अंदर एक डस्टबिन होता है जिसमें कूड़ा करकट डाल सकते हो। क्या कहते हैं उस वेस्ट डिपॉजिट बॉक्स को? वैक्यूल। उसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो इस तरह से हम इस वेस्ट डिपॉजिट बॉक्स में इस मैलिक एसिड को स्टोर कर लेंगे, ठीक जी। तो रात भर ये यही करता रहता है, CO2 को मैलिक एसिड में बदलकर अपनी वैक्यूल में स्टोर करता रहता है। अब दूसरा दिन हुआ, जैसे ही सूरज भगवान निकले, धूप पड़ी, तो हमें अब फोटोसिंथेसिस करनी है। तो ये क्या करता है? दिन में इसी मैलिक एसिड, चाहे इधर ही बना दें चाहे इधर बना दें, इस मैलिक एसिड को बाहर निकाल लेगा, इसको फिर बदल लेगा किस में? पायरुविक एसिड में। जो CO2 छुप के आई थी बाहर आ गई, जो हाइड्रोजन छुप के आए थे बाहर आ गए, और ये CO2 उसी C3 साइकिल की तरह यहाँ से भोजन बना लेगी, ठीक, और इसको फिर से उसी में बदल लेंगे। तो कुल मिला के ये भी C4 जैसी रिएक्शन होती हैं, लेकिन बस फ़र्क ये होता है कि यहाँ आधा काम होता है, मतलब समझ गए ना, आधा काम होता है, ऐसी निशान लगा दें, रात में, और आधा होता है लाइट में। सेल एक ही रहती है। हमने जो बनाया डायग्राम, इससे साफ नजर आता है कि बेसिकली ये C3 प्लांट ही हैं।